आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आया हुआ है उसका प्रीवियस ईयर यानी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। उस समय जीके के 60 क्वेश्चन आते थे और अभी आप लोग के एग्ज़ाम में 50 पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस समय 60 क्वेश्चन जो है वो किस तरह के क्वेश्चन थे और किस किस टॉपिक से आया हुआ था। तो उसको देख के आगे का तैयारी हम लोग को शुरू करनी है। तो पहले प्रीवियस ईयर देखते हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर में टोटल 7 सेट होता है, तो 6 कर लिया हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके इनसे पहले का 6 प्रीवियस ईयर पेपर और देख सकते हैं। ये 7वां है जो कि लास्ट है, 2017 में पेपर हुआ था। एग्ज़ाम तो एक ही बार हुआ था बट इसको कैंसिल करके 2018 में भी हुई थी, तो इसके वजह से टोटल 7 पेपर बनते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, जो कि तिनकटिया पद्धति के खिलाफ हुआ था। और गांधी जी को किसने इनवाइट किया था आने के लिए, यानी इस तरह का प्रॉब्लम बताया कि चंपारण में ऐसे ऐसे किसानों के साथ हो रहा है, तो राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम से गांधी जी को अवगत कराया। उसके बाद जाके ये गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि भारत के में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व, मतलब आखिरी तो माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे, लेकिन उससे एक पूर्व पूछ रहा है, यानी इससे पहले कौन था। तो लॉर्ड माउंट बेटन से भी कौन थे पहले, बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल जो है वो इससे पहले थे, जो कि 1944 से 47, क्योंकि माउंट बेटन तो 47 में बने थे, 47-47 रहे थे, तो माउंट बेटन से पहले बेवेल थे। तो कोई कोई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो अभिज्ञान शकुंतला जो ये किसकी रचना है, तो कालिदास द्वारा रचित है, ये कालिदास की रचना है। और इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो सर विलियम जोन्स जो है किए थे। तो सही जवाब है हाँ। तो इसके अनुसार जो है हाँ, तो ये 3 नंबर का जो है इसका आंसर इसे सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स, जो कि 1789 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे। लेकिन ऑप्शन में वो तो है नहीं, तो पता नहीं ये आयोग क्या पूछना चाह रहा है इसमें, बट इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सर विलियम जोन्स होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था। तो जब बहादुर शाह द्वितीय को जब 1897 का क्रांति मतलब अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को जो पेंशन दे के कहाँ भेज दिया, रंगून जेल भेज दिया गया था। तो सही जवाब होता है रंगून। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जो किसी के धर्म के पहले गुरु थे, तो इनका जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था, जिनको कि बाद में जो है इन्हीं के नाम पे ननकाना पड़ गया इस गाँव का नाम, तलवंडी का, और ये पंजाब में पड़ता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे का सवाल देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। कि गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो पूछ रहा है कि पुर्तगालियों का जो है गोवा से पहले कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पहले कोचीन थी, क्योंकि गोवा जो है गोवा को 1510 में जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इनको 1510 में जीता था, और 1530 में जो है इसको अपना राजधानी बनाया था, क्योंकि उस समय गवर्नर को था तो नूना दी कुन्हा था, ये सॉरी नूनी द कुन्हा ऐसे कुछ करके गवर्नर का नाम है। 1530 में उन्होंने गोवा को अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न कहे जाते थे। तो सही जवाब होगा 9 रत्न थे। और 9 रत्न में जैसे बीरबल आता था, राजा मान सिंह आते थे, तो टोटल एक बार होगा तो 9 को लिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार उसमें भी उससे भी सवाल आ जाता है कि अकबर के 9 रत्न में कौन थे, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से किसने भगाया था, तो अकबर ने भगवाया था। तो सही जवाब हो जाता अकबर ने। ये 1574 के आसपास जो है ये दाऊद कौन थे, तो ये अफ़गान सरदार थे दाऊद का, तो इसको अकबर द्वारा भगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वो
गुप्त वंश के अंतिम, हाँ तो इसके विष्णुगुप्त जो है ये अंतिम शासक थे। और प्रथम गुप्त कौन थे, मतलब प्रथम इसके कौन थे जिसने इसकी स्थापना किया था, तो श्रीगुप्त जो थे इनके प्रथम बोल सकते हैं प्रथम संस्थापक। और सबसे लास्ट में विष्णुगुप्त। किसी भी वंश के बारे में 2 चीज़ आपको याद रखना कि उसका स्थापना किसने किया था और उसका लास्ट शासक कौन था। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर की बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप है, यानी जो उनका जैसे सांड जो है उसे जैसे प्रथम चक्र उपदेश को उसको चक्र से डिनोट किया गया, तो इसी तरह जैसे उसका जन्म के नाम पे कमल और रोटी उनका चिन्ह है। तो स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध, किन के लिए है, तो उनकी जब मृत्यु हुई थी उनसे जुड़ा हुआ, मृत्यु को क्या महापरिनिर्वाण बताया गया, महापरिनिर्वाण मृत्यु को, उसी को अति एक तरह से सिंबॉलिक के तौर पे स्तूप का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। हाँ तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पब्लिश किया गया था लखनऊ से, 1938 के अप्रॉक्स था, 1938 में हुआ था। तो समाचार पत्र वाला भी देख लीजिएगा कौन सा समाचार पत्र किस क्रांतिकारी ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या बन के आए थे, राजदूत बन के आए थे। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध रचना है इंडिका, वो पूछिए, वो याद रखिएगा ध्यान में, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। गुरु गोविंद सिंह, वही गुरु गोविंद सिंह जिनका कि जन्म पटना साहिब में हुआ, पटना में जो उनका जन्म हुआ था, और कब हुई थी, 1666 में हुई थी पटना में। और बोला जा रहा है कि इनका शिक्षा कहाँ हुआ था, तो शिक्षा जो है ये आनंदपुर पड़ता है, जो कि आनंदपुर साहिब जो है ये पंजाब में एक गांव है, वहीं इनका शिक्षा और पर्शियन वहीं सीखे थे। बट ऑप्शन में वो है नहीं, तो पता नहीं आयोग इसमें कौन सा आंसर माना होगा। तो क्योंकि इस सेट में जो आप देखिएगा 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 अभी दिखे, 2 आगे और है, जिसका कि आंसर हमने कई कोशिश किया, बट पता नहीं आयोग उसमें क्या मानना और क्या पूछना चाह रहा है। तो घबराइएगा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन है, इस तरह का रहता है ये छोटी मोटी एग्ज़ाम में, कुछ फिर बदल ये लोग कर देता है क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की अमजद अली खान इसको बचाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो ये सरोद के एक वादक थे, तो सही जवाब होता सरोद वादक थे वो। अगला क्वेश्चन है कि अब अबेकस, एक मिनट पेन थोड़ा सा गायब हो गया, उसे वापस लाते हैं। हाँ तो अबेकस पे हम लोग थे, अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस क्या होता है, गणित में जो है मैथमेटिक्स में एक टूल यूज़ किया जाता है, आप लोग जिसको कि अति भी कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम कहते हैं, आप लोग देखे होंगे या वो मैथ से रिलेटेड है, वो आप देख लीजिए गूगल सर्च करके अबेकस क्या होता है, आपको इमेज दिख जाएगी उसकी। तो बोल रहा है कि खोज किस दौरान हुई थी, तो सांग सभ्यता काल, ये चीन में हुआ था। तो सांग सभ्यता के काल में हुआ था, जो कि चीन में ये सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, तो उसी टाइम उस समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो जर्मनी पे किसने शासन किया था, तो फ्रांस ने इस पे आधिपत्य कर लिया था 18वीं शताब्दी के अप्रोक्स, तो सही जवाब होता फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। कोरम यानी बैठक को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप लोग क्लास में ही होंगे, तो टीचर जैसे अब 100 बच्चे की क्लास है, तो टीचर को एक होता है ना कि मतलब कम से कम 10 बच्चे आए तभी तो क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो उसी तरह मतलब राज्य और लोकसभा में ये की गई कि कोरम यानी इतना कम से कम मेंबर आए तभी बैठक स्टार्ट की जाएगी। तो 1/10 है कि 10 भाग आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो 55 जो है लोकसभा में, और राज्यसभा में 25-30 सदस्य आएंगे कम से कम, तभी जो है कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। तो उसी को कोरम कहते हैं, मतलब गणपूर्ति, इसको हिंदी में आपको देखने को मिलेगा गणपूर्ति। तो 1/10 होती है, तो ध्यान में रखिएगा इसको, 1/10। अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। तो चार्ली हेब्डो जो है इसको जो है पेरिस से जो है इसको फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था
जो कि 1970 में जो है फर्स्ट टाइम इसको पेरिस से पब्लिश किया गया था, वहीं से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि HINI इसके द्वारा होता है। HINI किसके द्वारा होता है? तो ये जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। HINI क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। वायरस को आई थिंक हिंदी में विषाणु कहते हैं, तो सही जवाब होता है विषाणु। कि HINI किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस यानी विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो आप देखिएगा तो जयपुर में जो है प्रत्येक वर्ष आई थिंक जनवरी में होता है, जैसे पिछले बार 19 से 23 जनवरी के बीच हुआ था। तो ये साहित्यिक समारोह जो है आयोजित किया जाता है जयपुर में, वेरी फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है ये पलाश। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड का भी है। पलाश क्या होता है? पलाश पुष्प आप लोग आई थिंक देखे होंगे नाम से, तो बट नहीं, बिहार वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पलाश होता है एक्चुअली एक जो जिससे रुई निकलती है, कांटेदार जो पुष्प होता है, क्या तो उसको कहते हैं। उसमें जो रेड रंग का जाता है, बहुत ज़्यादा फूल होती है इसमें, बड़ा सा साइज का रहता है। तो पलाश देखे होंगे आप, ऐसे देखने के लिए गूगल सर्च कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार के ही चंपारण में पड़ता है, पश्चिम चंपारण में। तो टाइगर रिजर्व है एक तरह से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? तो भारत में पहली बार जो ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये कानपुर में खोली गई थी, जो कि 1876 में खोली गई थी। तो सही जवाब होता कानपुर में 1876 में। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर ना, हाँ, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? तो प्राकृतिक रेशम की जो है 4 मुख्य किस्में होती है, जैसे कि मलबरी रेशम हो गया, टसर हो गया, इरी रेशम हो गया, मूंगा रेशम। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, तो सही जवाब होता 4। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और ये पंजाब के अमृतसर में पड़ती है, अमृतसर में। और किसने इस पर गोली चलाने की आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति? तो इरूला जो है, इरूला जनजाति तमिलनाडु में ही पाई जाती है, तो सही जवाब होता इरूला। जनजाति वाले टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। कि आगे भी यही है कि जाबरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जाबरा जनजाति जो है ये आपका अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है, जिसका इसका ज़्यादा संख्या बचा नहीं है, 2-4 हज़ार के अप्रोक्स है जारवा जनजाति का संख्या। तो अंडमान निकोबार की है एक जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था? तो वन्य जीव संरक्षण भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण योजना का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो सकता है हंगूल जो है, हंगूल, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रथम वन्य जीव संरक्षण हंगूल था। पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसलिए मैं कई बार क्वेश्चन में टाइम भी लेता हूँ कि आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिए, अन्यथा तो सही जवाब देखते हुए चलेंगे। और अभी आपको फ़िलहाल यही देखना है कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल हैं, कितना ईजी है या कर पाएंगे या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ होगा उसी को थोड़ा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का भी अच्छा वेटेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच सकते हैं। क्योंकि जीके में देखिएगा थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें खुद 3-4 सवाल है जिनको कि आयोग बड़ी अजीब ढंग से पूछा है, ऑप्शन उसका थोड़ा सा दिया है ऐसा कि जो कि मैच ही नहीं कर रहा आंसर से। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग जानते हैं कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाई गई जनवरी 2015 को, और इसके आपको शायद अध्यक्ष पूछ लिएगा। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन प्रधानमंत्री जो होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन कि पवनार आश्रम के संस्थापक थे? तो ये विनोबा भावे जो इनकी स्थापना किए थे, पवनार आश्रम किया। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ती है ये, और इसको विनोबा भावे जो क्रांतिकारी एरा के दौरान इसको अति किया था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है ये उर्दू थी, लेकिन 2020 में जो थोड़ा इसमें बदलाव आया है,
अब 5 शासकीय भाषा इसको माना गया उर्दू में। 2020 में ही ये बिल शायद आया था। उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी पाँचों शामिल कर दिया गया, लेकिन उस समय पहले उर्दू ही थी, तो सही ऑप्शन होता है उर्दू ही। अगला क्वेश्चन है कि जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय डाइट, 1 मिनट, हाँ, तो राष्ट्रीय डाइट जो है ये जापान के, जैसे भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। और उसके बाद इसी तरह जैसे पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो गया, अमेरिका का कांग्रेस, फिर नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, इसी तरह और भी देश का देख लीजिएगा नेशनल असेंबली। स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके जीके में। तो जैसे आगे है रियाल मुद्रा है, तो रियाल मुद्रा किसकी है? तो ये सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के साथ साथ ये ईरान की भी है, कतर की भी है, ये ओमान, यमन, सब मतलब कई 5-6 देश, ब्राज़ील की भी है। पिछले सेट में आपसे पूछा भी था कि ब्राज़ील का मुद्रा, तो रियाल मुद्रा जो 2018 में सो यही री एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया, तो उस समय पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में सो बीच में होती है ना, ऊपर तो केसरिया होती है, नीचे ग्रीन, फिर बीच में वाइट, उसके बीच में जो है वो नीले रंग के होते हैं, गाढ़ा नीले रंग का। और उस चक्र में एक और पूछ सकता है कि वो जो लाइन होती है वो क्या कहेंगे आप, जो भी हो, उनकी जो संख्या होती है, तिल्ली की संख्या, वो टोटल जो है 24 होती है, ऐसे ऐसे करके जो बीच में होती है चक्र में, वो 24 इसकी संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम तो किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था। लेकिन जो है इसको अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। लिखा लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यहाँ पूछा जा रहा है अंग्रेजी अनुवाद, तो वो अरविंद घोष ने किया था इसका। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हम लोग सही जा रहे हैं, हाँ। चैत्र एक पराया पड़ता है, तो चैत्र जो है, जैसे अंग्रेजी में जनवरी से स्टार्ट होती है और दिसंबर कंप्लीट होती है, उसी तरह हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है चैत्र माह से स्टार्ट होता है और अंतिम माह फागुन की होती है। तो चैत्र लगभग जब मार्च आ जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जब मार्च आ जाता है, तब जाके चैत्र महीना स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22 मार्च होगा, क्योंकि मिड मार्च से ही चैत्र पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया है, मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो आप लोग जानते हैं कि सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते क्या है अपना देश का? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आप देखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो उसके नीचे ये लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है, और मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। तो 2016 में जो है ये एक्सप्रेस जो है दिल्ली और आगरा के बीच चली थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2016 में, क्योंकि पेपर उसी समय हुआ था, 17 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि किसका उपनाम द वॉल है? मतलब कई सारे प्लेयर का उपनाम दिया जाता है, तो द वॉल है, तो ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है द वॉल। तो सही जवाब, क्योंकि ये शायद द वॉल शायद आउट नहीं होते होंगे, इसलिए इसको ये उपनाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। और इससे जुड़ा हुआ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आनंद मठ के लेखक हैं। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका पूरा नाम है, तो बंकिम चंद्र की है। और ये इसलिए आनंद मठ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से जो है अपने देश का राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो आनंद मठ इसलिए इम्पोर्टेंट, बंकिम चंद्र की ये रचना है। 1 मिनट, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? तो द ऑडेसिटी ऑफ होप ये अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इसकी पुस्तक ये है, इसी की पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप। अगला क्वेश्चन है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ होता है। जैसे अपना कुछ डेट वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें AD-BC आती है। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी इसका AD का मतलब होता है। और BC का बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है, यानी ये ईसा के एनो
डोमिनी मतलब ईसा के जन्म के बाद की जो होती है उसके साथ एडी लगाया जाता है, और जो ईसा के बिफोर क्राइस्ट वो ईसा से पूर्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस एक्चुअली में आप ध्यान में रखिएगा, शहीद दिवस 2 बार मनाई जाती है। एक 23 मार्च को जो कि भगत सिंह सुखदेव उनके 3 दोस्त को जो है साथी दी गई थी, उनके याद में मनाई जाती है भगत सिंह के अति में। और एक बार 30 जनवरी को भी मनाई जाती है जो कि महात्मा गांधी के अति में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो आपका 30 जनवरी होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है शहीद दिवस तो 23 मार्च जो कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के यादों में मनाई जाती है। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँचा नहीं पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है। यानी आजकल तो मोबाइल का जो लत लगा हुआ है, कई बार होता है कि आप हमेशा मोबाइल पास में रखते हैं और अचानक अगर वो नहीं रहे तो आपको जो डर लगता है वो उस फोबिया को क्या नाम दिया गया, तो उसको नोमोफोबिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में नोमोफोबिया कहते हैं उसको, जो आपको मोबाइल खोने से बहुत डर लगता है उस तरह के डर को कहते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र है, तो सत्यजीत द्वारा जो है ये पाथेर पंचाली जो है इनके द्वारा ही निर्देशित किया गया फिल्म। यह 1955 में शायद हुआ था। और पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र जो है वो ये थी। और पहली रंगीन फिल्म थी तो झांसी की रानी थी शायद, तो उसे ध्यान में इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो ये कोलकाता में, और इस संग्रहालय का नाम इम्पीरियल संग्रहालय जो कि कोलकाता में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र जो है ना ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो विष्णु शर्मा इसका सही जवाब होता है। किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए, तो इसमें देखिए आयुर्वेद के जनक के रूप में है ना कई सारे व्यक्ति का नाम आता है, 3-4 जने हैं जो कि जिसमें कि चरक भी है, अश्विनी कुमार भी है, और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग धन्वंतरी भी है। इसके आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं क्योंकि इनका भी योगदान रहा था। ये आयुर्वेद यानी वैदिक काल में जो है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। धन्वंतरी इसका हो जाता, इससे जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो आईपीएल की जो शुरुआत की गई ये 2008 से स्टार्ट किया गया था। और पहली बार कौन कौन टीम खेला था? तो बेंगलोर और कोलकाता के बीच हुआ था पहली बार 2008 में। 18 अप्रैल था शायद, 18 अप्रैल 2008 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि ग्राज शहर कहाँ है? तो ग्राज शहर ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, तो सही जवाब होता ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। तो यानी अपना जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। आप ये ज्योग्राफी का सवाल है, आप जानते होंगे, 5.5 घंटा आगे है। आगे का सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का जो सबसे आर्द्र स्थान ये अपना भारत में ही पड़ता है। भारत में मासिन राम जो है वहाँ पर आप सब जानते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि खासी पहाड़ियाँ पे है मासिन राम, मेघालय के मासिन राम। तो वो सबसे आर्द्र स्थान है, यानी भारत हमारा एशिया में पड़ता है, तो यानी आंसर हो जाता है एशिया के भारत और मेघालय के मानसिन राम में। अगला क्वेश्चन है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो मानचित्र में जो समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है उसको आइसोबाथ कहते हैं, तो सही जवाब होता आइसोबाथ। अगला क्वेश्चन है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो ठंडी और शुष्क वायु कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बोरा है ये साल में कभी भी बह सकती है, और ये आई थिंक एक मिनट, हाँ ये जो है कभी भी बह सकती है, इंडियाटिक सागर में एक बहती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बोरा जो है ये ठंडी और शुष्क वायु है। अगला क्वेश्चन है ये नदी दिल्ली में है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि नदी में जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है यमुना नदी, जो कि काफ़ी प्रदूषण हो चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। दिल्ली और आगरा शायद इन्हीं नदी के किनारे पड़ती है, यमुना नदी के किनारे। प्राचीन काल में ये काफ़ी पवित्र नदी थी, बट अभी भी मान्यता है, लेकिन वास्तविकता में तो ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि इरावती नदी इसमें
जा मिलती है। तो इरावती नदी एक्चुअली बर्मा म्यांमार जो है वहाँ की बहने वाली नदी है और वो बह के बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, इसलिए पूछ रहा है कि इसमें जा मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसको कहलाता है, तो उसको फ्योर्ड कहते हैं। तो सही जवाब होता है फ्योर्ड। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं जीके का क्वेश्चन जो है काफ़ी इनका टॉपिक ब्रॉड है, मतलब कई सारे थी से, उससे अच्छा है कि आप अगर आप मैथ रीजनिंग आपसे संभाल रहा है तो उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें हो सकता है। जीएस में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आया तो आप शायद ही एग्ज़ाम आपके फेवर में हो। लेकिन मैथ रीजनिंग में है कि वो कितना भी टॉपिक भगाएगा लेकिन फिर भी आपके बासमती में ही रहेगा, तो उसमें ज़्यादा इधर उधर कर नहीं सकता है। इसलिए तो मैथ रीजनिंग अगर आपसे समझ रही है तो ज़रूर इसमें रिजल्ट लेने के लिए आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की नदी का एक ये तो हम देख लिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप है जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है। अटलांटिक महासागर में ये ग्रीनलैंड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, यह एक संग्रथित फल है। संग्रथित फल होता है कंपोजाइट फ्रूट, जिससे कि आपका कटहल हो गया, बरगद, अंजीर, इस तरह, और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सहतूत भी आती है उसी में, इसको भी कंपोजाइट फ्रूट यानी संग्रथित फल ही कहते हैं। तो सही जवाब होता है सहतूत। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर सारा आज कंप्लीट हो गया 7 सेट। तो आगे से हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि जीएस में जो है ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको चीज़ें याद रखनी होती है। तो आप जितना बार देखेंगे उतने अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़ने का। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।